अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आलमी इदारे, आलमी जो मालियाती इदारे हैं वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं, हमारे मुल्क के वज़रा कुछ और कहानी सुना रहे हैं। आलमी बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत इस साल 3% के तनासब से तरक्की करेगी, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना हमारे ये कह रहे हैं कि मुल्क से सरमायाकार जा रहे हैं, कंपनियां जा रही हैं और उसकी वजूहात भी उन्होंने बताई हैं। और उन्होंने कहा है कि इसलिए जा रही हैं कंपनीज क्योंकि मुल्क में जो टैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी का क्राइसिस है और जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की वो उनकी सिमत को दुरुस्त होना ज़रूरी है। फॉरेन जो यहाँ फर्म्स हैं उनकी बड़ी बात होती है, तो ओवरसीज चेंबर का ये इंडिपेंडेंट बिजनेस असेसमेंट सर्वे है कि 73% ऑफ द मेंबर्स नाउ रेकमेंड पाकिस्तान एज अ वायबल FDI डेस्टिनेशन, अप फ्रॉम 61%। दिस इज अबाउट अ मंथ बैक दैट दे इशूड दिस। अब इसमें जिस स्पीड से आनी चाहिए वो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, बट देयर 20 न्यू फॉरेन इन्वेस्टर्स व्हिच हैव एंटर्ड इन द लास्ट 18 months, स्टार्टिंग विद गूगल, अरामको, गनवर, वाफी, टर्किश पेट्रोलियम, BYD, चेरी ऑटो, अबू धाबी पोर्ट्स, IHC, Nova Minerals, Samsung, Mashriq Digital. Now there are firms who are also leaving, which is true. और उसमें हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर टैक्सेशन हाई है या एनर्जी कॉस्ट हाई है या उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ऑल दिस मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दोज हैव बीन रियल इश्यूज। वज़ीर आज़म ने आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो जंग जीती उसके बाद हमारे जो तैयारे हैं उनकी मांग में इजाफा हो गया है जंगी तैयारों की, जिसकी वजह से ज़र मुबादला आएगा और मईशत तरक्की करेगी। साथ साथ एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जो 1947 से 2025 तक जो हमारी कामयाबियां हैं, जिसमें हमने एटमी ताकत बने, जिसमें हमने अपने जंगी जहाज़ बनाए, जो हम एटमी क़ुव्वत बने, तो हमें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो ये गोल्ड मेडल मिलना या हमारी जो मईशत है उसमें हमारे जहाज़ों का बिकना, ये ठीक है, अपनी जगह कहा जा सकता है, लेकिन क्या ये जो कंपनीज हमारे यहाँ से जा रही हैं उनका नेमुल बदल हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं वो भी बड़ी समझने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है और कुछ क़ुव्वतें चाहती हैं कि सिंध के हुकूक छीन लिए जाएँ। तो बिलावल साहब तो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, वो हुकूमत पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सुनो उन्होंने क्या कहा। एक खास एफर्ट किया जाता है, खास मुहिम चलाया जाता है। आपका ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है, एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे विसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब को भी सुन लीजिए, वो जो तैयारे बेचने की बात कर रहे हैं कि उनकी मांग बढ़ रही है और दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसकी बात वो कर रही हैं, तो वो क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुन लीजिए। अल्लाह के फजल करम से जब से पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी और पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फायदा होगा। इसी तरीके से दहशत गर्दों के खिलाफ हर रोज हमारी अफवाज, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, रेंजर्स, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या KP में हो, हर रोज उनके खिलाफ इकदामात कर रही हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस जंग में मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा और दहशतगर्दी का हमेशा के लिए इंशाअल्लाह मुकम्मल सफाया होगा। इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल पूरी कौम यही चाहती है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। एहसन इकबाल साहब जो कह रहे हैं वो भी सुन ले, फिर मैं मेहमानों की तरफ आता हूँ, क्योंकि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है कि इसके बाद जो सवालात इस पर उठते हैं वो बहुत अहम सवालात हैं। तो एहसन इकबाल साहब जो कह रहे हैं ज़रा वो भी सुन लें। पाकिस्तान बमुकाबला पाकिस्तान बहुत शानदार ट्रॉफी से भरी हुई है। आज वही मुल्क अगर एक एटमी कुव्वत बन गया है, वही मुल्क अगर आज पूरी दुनिया में JF-17 तैयारे फरोख्त कर रहा है, वही मुल्क आज ट्रैक्टर साजी के अंदर 100% ट्रैक्टर खुद मुकामी बना रहा है। तो 1947 से 2025 तक हमने हर शोबे में सबसे वन ऑफ द मॉडर्न डिजिटल बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और शाहराहों का निजाम मौजूद है। तो हमने बहुत कुछ हासिल किया। पाकिस्तान बमुकाबला पाकिस्तान, यकीनन 47 के पाकिस्तान के मुकाबले में हमें गोल्ड मेडल मिलता है।
मेहमानों की तरफ आता हूं। जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मोहतरम जनाब शफी जान साहब रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप फरमाइए कि अगर हम मान लेते हैं कि पाकिस्तानी जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, तो हुकूमत को मेडल भी मिलना चाहिए, इस पर बड़ी हमारी कामयाबियाँ हैं मगर जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं उसको हम कहाँ एडजस्ट करें, उसे कैसे डाइजेस्ट करें। सब कुछ बहुत अच्छा है, मईशत बहुत अच्छी है, ग्रोथ बड़ी अच्छी होने जा रही है, लेकिन कंपनीज जो हैं बैनुल अक़वामी वो हमारे मुल्क से भाग रही हैं। दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो मईशत को सुख का सांस मिलेगा, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं हैं, हमारे यहाँ हम एनर्जी क्राइसिस पर काबू नहीं पा रहे, हम टैक्स रेट जो है उनको नीचे नहीं ला पा रहे। तो ये जो हुकूमती बयानिया है वो हमें क्या नबी सुना रहा है? सब अच्छाई की तो बात हो रही है, लेकिन हक़ाइक़ तो कुछ और हैं कि कंपनीज मुल्क छोड़ के जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, जो बात एहसन इकबाल साहब ने कही है, ये आपको मानना होगा कि जो एटमी ताकत पाकिस्तान बना, जिसकी बुनियाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी, और 28 मई को जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, तो इससे आज अगर हम महफूज हैं, सलामत हैं, तो इसमें एटमी ताकत हमारी जो है वो हमारे अमन और सलामती के लिए है, और खित्ते के अमन और सलामती के लिए है। तो ये आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना में फरमाया, जो ये दिफा में हमें कामयाबी हुई है, खुसूसन मार्का हक में हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, और इससे पाकिस्तान की मईशत जो पहले ही दुरुस्त सिमत में जा रही और मज़ीद दुरुस्त सिमत में जा रही है। जो सवाल आपका है, हम कब कहते हैं कि दूध और शहद की नहरें बह रही है, हमें वो 22 अप्रैल 22 में जो हमने नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की मईशत दिवालिया होने जा रही थी, और उस वक्त IMF को इन्होंने नाराज़ कर दिया था। और अगर IMF नहीं आता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत नहीं करते, उस वक्त PDM की हमारी हुकूमत थी, तमाम क़यादत ने मिलकर ये फैसले, मुश्किल फैसले भी किए, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे खड़ा था। एक तजर्बा हुआ, पौने 4 साल की एक तजर्बे के अनाड़ी आके बैठ गए उन्होंने, जो चलती फिरती मईशत। आप अगर कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने 2017 में पाकिस्तान कहाँ छोड़ा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में गई, पाकिस्तान की GDP आप देख लें, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, सब कुछ बेहतर जा रहा था, पाकिस्तान की मईशत, और पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनने जा रहा था। उस तरक्की के सफ़र को रोका गया, रुक गया। तो जब 2022 से लेकर आज तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुआशी पॉलिसी हो, वो पावर सेक्टर हो, जो आज हमने PIA को प्राइवेट किया है, इस तरह और भी जो पावर सेक्टर में डिस्कोज है, जिसकी इस्लाहत का मकसद ये है कि जहाँ पे खसारा हो रहा है, जो कौम के पैसे जा रहे हैं, अब ये नहीं हो सकता। 78 सालों में जो हमने गलतियाँ की है उसको दुरुस्त करना है, उसको दुरुस्त सिमत में लेके जाना है। तो ये वज़ीर ख़जाना भी सही कह रहे हैं, हम भी सही कह रहे हैं। मगर मैं एक आपको खुशखबरी दे दूं, वजीर आजम नवाज शरीफ के जब थे तो हमने IMF को गुड बाय कहा था, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब से आए वो कह रहे हैं अल्लाह करेगा आखिरी प्रोग्राम होगा। तो इंशाअल्लाह ये मौजूदा हुकूमत जिसने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और CDA फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी मुश्तरका कोशिशें हैं, और ये जो पाकिस्तान की जिस तरह इस शोबे में एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो ये जो ज़र मुबादला आना है, पाकिस्तान IMF को गुड बाय कहेगा, और ये क्रेडिट भी हमारी हुकूमत को, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जाएगा। तो मुश्किल फैसले से हम निकलकर अच्छे फैसलों में आ गए, हम मईशत को बेहतर कर रहे हैं। जो गाड़ी पटड़ी से उतर गई थी वो पटड़ी पे आ गई है, अब उसको भागना है। तो ये मईशत बेहतर हुई है, दुरुस्त समझ में हो रही है, तरक्की करनी है, खुशहाली करनी है, तो उसके लिए हुकूमत और वजीर आजम दिन रात को मेहनत कर रहे हैं, उसकी पूरी टीम, उसके पूरी उसमें सबसे बड़ी जो अहम बात है वो फील्ड मार्शल की और वजीर आजम की अच्छी इक्वेशन है, जिसके बायस दुनिया में पाकिस्तान दिफाई तौर पर और मुआशी तौर पर और सिफारती तौर पर पाकिस्तान का अहम रोल है। और पाकिस्तान तमाम आप सर्वे देख लें, आपको पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में वो बता रहे होंगे। ठीक ठीक ठीक। शाहिदा रहमानी साहिबा, जब मईशत की गाड़ी पटरी पर भागेगी तब तो भागेगी, अभी तो वजीर खजाना ये बता रहे हैं कि कंपनीज भाग रही हैं।
तो ये अब खेलदास कोहिस्तानी साहब की जो गुफ्तगू थी उसमें माजी की बड़ी कामयाबियां थी, मुस्तकबिल में क्या हो जाएगा वो है, लेकिन ये क्या करें टैक्स रेट का, क्या करें गुर्बत का, क्या करें इस जमूद वाली मईशत का, जो स्टेगनेंट मईशत है इसका क्या करें, इसका कोई जवाब नहीं है। आप भी मुतमईन हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब की गुफ्तगू से? बहुत शुक्रिया मसूद साहब। देखें जो हमारी मईशत जिस डगर पे पहुंच गई थी, और आपको याद होगा कि जिस वक्त एक तबाही इस मुल्क में मुसल्लत हुई, और एक बात और कह दूं, आप बात कीजिएगा, एक बात और कह दूं रहमान साहब, मैं एक बात और कह दूं, देखिए 2022 में हुकूमत आई थी, हम 2026 में खड़े हैं। अभी खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी इस पर तफसील से बात करी, तो मैं चाह रहा हूँ आगे बढ़े। 2022 से 2026 तक बहुत बड़ा टाइम है। अब हो गया ना जो होना था, मईशत IMF प्रोग्राम एक हो गया, दूसरा मिल गया, तीसरी किस्म मिल गई, अब तो आगे बढ़ना चाहिए ना इससे। तो देखें, जब हम 2022 का जिक्र करेंगे तो 26 पे आएंगे ना। आज बिल्कुल खेलदास कोहिस्तानी ने जो कुछ कहा मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि इस वक्त जिस तरह आज वजीर खजाना ने कहा, और हम भी इसकी निशानदेही बारहा असम्बली फ्लोर पे करते हैं अपने क्वेश्चन से, अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर से, कि हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर जा रही हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास एज सच अभी तक PMLN ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई जो इंडस्ट्री को प्रमोट करे। जिस तरह IPPs का बहुत बड़ा खसारा हमारे तरफ है, जिसका बहुत बड़ा जो आप देख रहे हैं कि कर्जा है और वो बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। अब जब इदारों को बेहतर करते जा रहे हैं तो अब ये चीज़ें भी बेहतर करनी होगी, वरना जिस तरह इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चली गई, और आज जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको एडमिट किया, तो ये बड़ी बात है। वरना यही कहा जा रहा था कि जब हम क्वेश्चन करते थे तो कहते थे कि नहीं जी अब कुछ इदारे गए तो मजीद आ रहे हैं। तो अगर इस तरफ गौर किया है तो इसका मतलब है कि उस तमाम जो टैक्सेस की शरह है उसको भी कम किया जाए। बजट करीब है, बजट अब जून के अंदर आ जाएगा, अपनी 6 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, छठा छमाही, और अब जब बजट बनाने की तरफ जा रहे हैं तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज को बचाए, क्योंकि मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्री की चलना बहुत जरूरी है। तो टैक्सेस की शरह को कम किया जाए, बिजली का जो इशू है, आपकी एनर्जी का जो इशू है, गैस का इशू है, गैस का क्राइसिस है, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे कंट्रोल करें। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ अच्छा है या सब कुछ बिल्कुल अच्छा करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने उसको एडमिट किया है तो इसका मतलब है शायद वो उसको कोई प्लानिंग करने जा रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए। जी सर, जनाब शफी जान साहब, आप भी जो इसाक राज अपना एहसान इकबाल साहब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का मुकाबला गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से ही है, तो जैसा कुछ चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें ठीक नहीं हो गई। आप कहाँ रेट कर रहे हैं इस वक्त मईशत को और इकॉनमी को, हुकूमती दावों को? सबसे पहले मसूद साहब आपका शुक्रिया, और मैंने दोनों कोहिस्तानी साहब का, प्लीज मेरी आवाज आ रही है आपको? मसूद साहब मेरी आवाज आ रही है? शफी साहब आवाज आ रही है आपकी। आप शायद किसी और के साथ लगी हुए हैं, मैं लाइव भी हूँ, आपकी बात मुझे सुनिए मैंने कहा शायद। ओके नहीं, बात कीजिए प्लीज। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और आपने देखा होगा कि कोहिस्तानी साहब ने और मेरी बहन ने एक ही लाइन और लेंथ में रह के तारीफों के पुल बांध दिए। इससे ये पता लगता है कि इनको जो डिक्टेशन आती है वो एक जगह से आती है, ये जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो एक जगह से आती है, दोनों वही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। देखिए इस तरह नहीं होगा कि आप मीडिया पे बैठ के और आप तारीफी भी शुरू कर दें और हकायक उसके बरकस हो। अगर आप GDP की बात कर ले तो इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो GDP कहाँ पे था और आज कहाँ पे है, एक्सपोर्ट कहाँ पे थी और आज एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पे है इस वक्त। आप फॉरेन एक्सचेंज रेट देख लें, उस टाइम क्या था और आज क्या है। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर में 50% से ज्यादा इजाफा हो चुका है, जिसमें रोजमर्रा चीजों का शुमार होता है, आटा, चीनी, दाल, घी, और 50% उसमें इजाफा हो चुका है। आम आदमी की पहुंच से वो चीजें बाहर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ करप्शन के इंकशाफ 5300 अरब का एक है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट अलग से है जिसमें 40
40% करप्शन में सिंध सबसे आगे है, और 39% जो है वो पंजाब है, और खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी नंबर है। तो ये जो फिर इन्होंने कहा है कि जी रेमिटेंस की बात की, तो रेमिटेंस अगर ज्यादा आ भी रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं कि लोग यहाँ से मुल्क छोड़ रहे हैं। 30 लाख लोग मुल्क छोड़ चुके हैं, और जब मुल्क छोड़ते हैं तो बाहर से पैसे बेचते हैं, और पैसे जो बेचते हैं वो अपनी फैमिली के लिए बेचते हैं, तो इसलिए रेमिटेंस ज्यादा हो गई है। तो ये इनका कोई खास कामयाबी तो नहीं है। ये इंटरनेशनली सतह पे भी और मुल्क की सतह पे भी ये हुकूमत एक अजाब बनी हुई है। आपने देखा होगा कि हमारे फोर्सेस ने इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग जीती, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल में जो इमेज था वो बेहतर होना चाहिए था, लेकिन इनकी नाअहलियों की वजह से हमारा इमेज वो नहीं बन सका जो बनना चाहिए था। 38 दौरे शहबाज शरीफ ने 1.5 साल में किए, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो नहीं लेके आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, आपका जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो माइनस में चले गए हैं। तो ये किस मुंह से यहाँ पे आप मईशत के हवाले से कह रहे हैं कि हमारी वो इंटरनेशनल रेटिंग नहीं बनी, आप मईशत के हवाले से कह रहे हैं? वैसे तो बड़ी सही है पाकिस्तान की। नहीं, देखिए, जब आपकी फोर्सेस ने एक जंग जीती, आपका डंका उस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में बचाया जा रहा था, आपने इंडिया को शिकस्त दी, आपने धूल चटाई उनको, उसके बाद आपको मजीद कामयाबियां हासिल करनी चाहिए थी इंटरनेशनल फोरम पे। लेकिन यहाँ पे तो यूएई का वीजा ही बैन हो गया। इनके पंजाब के एक ऑफिसर ने एक वीजा अप्लाई किया, उनको वीजा नहीं मिल रहा, तो इनकी रेपुटेशन जो है वो बाहर की दुनिया में वो बिल्कुल एक माइनस में चली गई है, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। जब आपके पास मैंडेट नहीं होता, जब आप 17 सीटों पे हुकूमत में आते हैं, तो फिर इस तरह की फैसले आपसे किए जाते हैं। ये नाअहल है, ये इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। ये जो पीपल्स पार्टी की मीठा मीठा हपा और कड़वा कड़वा तू तू वाला फार्मूला इनका है, वो नहीं चलेगा। ये तमाशा पूरे मुल्क देख रहा है, तमाशा पूरे पाकिस्तान देख रहा है कि आप इस सिस्टम की बेनिफिशियरी भी हैं। और एक दिन उस दिन शोशा छोड़ा गया कि पीपल्स पार्टी नाराज हो गई, बैंक टॉक शो पे था। मैंने कहा पीपल्स पार्टी के इख्तियार में क्या है? ये तो बेइख्तियार लोग हैं, इनको तो ट्रांसक्रिप्ट दी जाती है, स्क्रिप्ट दिया जाता है, कॉल आती है, उसके मुताबिक ही फैसला करते हैं। और वो 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि जी मुल्क की वसीतर मुफाद में हुकूमत को साथ चलने को तैयार है। तो ये सिस्टम की बेनिफिशियरी है। पीपल्स पार्टी भी लाइन में खड़ी है, शहबाज शरीफ लेटे हुए हैं। ये दोनों मेहमान इसका जवाब देंगे। मैं एक और सवाल आपसे कर लेता हूं ताकि गुफ्तगू आगे बढ़े। वो दहशतगर्दी से मुताल्लिक है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम कराची तशरीफ लाए, आप भी साथ में थे, मैंने भी उनसे सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि जी खैबर पख्तूनख्वा से तो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो आज आप ही के साबिक सीएम अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जी पीटीआई जानती है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है, वो दहशतगर्दी अफगानिस्तान की सरजमीन से कर रही है। ये तहरीक इंसाफ को पता है, उनके ज़माने में भी पता था और अभी भी पता है, हमारी हुकूमत को पता है, वो कह रहे हैं। और इसके अलावा जो केपी के गवर्नर हैं वो भी कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भी अफगानिस्तान से नहीं हो रही है तो कहाँ से हो रही है दहशतगर्दी? तो आप लोग जो हैं वो ये तो ज़रूर कहते हैं कि वफाक हमें अपना हक नहीं दे रहा, वफाक हक नहीं दे रहा, हमें काम करने का मौका नहीं मिल रहा, हमारी सीटें छीन ली, हमारा मैंडेट छीन लिया, हमारी पार्टी को ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो दहशतगर्दी वाला मामला है इस पर तो ज़रा आप क्लियरिटी लाए ना। आपके अपने साबिक सीएम कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को पता है। मसूद साहब, हम बड़ी क्लियर है इस बारे में। जी कहिए। जी शफी साहब कहिए। अच्छा शफी साहब बड़ा बहाल होती है। खिलदा साहब, जो उन्होंने गुफ्तगू की मईशत के हवाले से, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो बिल्कुल आया है ये बात कि आप कितनी भी कामयाबियां गिनवा लें, इस वक्त मुल्क में कर्जा जो हमने लिया है आपके इस दौरे हुकूमत में, वो तारीखी कर्जा है। इतना कर्जा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लिया गया जितना कर्जा आपने लिया है। और आपके बाद जो आने वाली हुकूमत होगी वो शायद आपसे भी ज़्यादा कर्जा लेगी। कर्जा बढ़ रहा है, कंपनीज मुल्क से जा रही हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, रिकॉर्ड बेरोजगारी है इस वक्त भी। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ये तो मेडल मिलना चाहिए पॉलिसीज को। देखें, मुझे ये कह रहे हैं कि ये किस मुंह से कह रहे हैं कि मईशत ठीक हो गई है। मुझे ये, मेरे शफी जान मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मुझे ये बताएं कि ये किस मुंह से कह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, जो पाकिस्तान को दिवालिया होने कर रहे थे, जो कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, जिसके लिए आज भी वो कोशिशें करते हैं। और जो IMF को खत भी इन्होंने लिखा, इनके वज़रा ने लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। इन्होंने कॉल दी कि बाहर से लोग जो पैसे लीगली तौर ना भेजें, उसको वहाँ ओवरसीज हमारे पाकिस्तानियों ने मुस्तरद किया। इन्होंने
मिनट के लिए पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान की मईशत की मजबूती, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई एक मंसूबा ना बनाया है, ना इनकी ख्वाहिश है, ना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है कमजोर हो, जिसके लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। इनकी जो जिम्मेवारी है, ये तर्जुमान है केपीके के, इनकी जिम्मेवारी ये है कि केपीके में जो दहशतगर्दी से जल रहा है वहां पे बैठ के गवर्नेंस के मामला मैंने वही सवाल किया था, वो जवाब दे रहे थे, आवाज उनकी कट गई, राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया था, अब वो वापस आ गए। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ कोहिस्तानी साहब, और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू आती शफी जान साहब से भी उनका मौक़िफ़ लेंगे और दहशतगर्दी के इशू पर फिर आगे चल के बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बिल्कुल दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे और शफी जान साहब से उनका मौक़िफ़ लेंगे, जैसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी। लेकिन ये जो राउंड है गुफ्तगू का, मैं चाहूँगा कि शाहिदा रहमानी साहबा से शुरू किया जाए ताकि वक्त की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ठीक हो। शाहिदा साहब, आप फरमाइए कि आज बिलावल साहब ने कहा कि कुछ क़ुव्वतें सिंध पर डाका डालना चाहती हैं, तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि छोटे सूबों ने कुछ नहीं किया और तमाम इख्तियारात इस्लामाबाद को दे दिए जाएं। बिलावल साहब का ये बयान है, तो कौन ये इल्ज़ाम लगा रहा है? ये वफाकी हुकूमत की तरफ आपका इशारा है? देखिए मसूद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और मुल्क की सबसे एक तवील तारीख रखती है। अभी जिस तरह शफी जान साहब ने कहा कि हम इशारों पे चलते हैं और एक बयानिया पढ़ते हैं या हमें कहीं से लाइन आती है, तो पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल नहीं है। ये वतीरा हमेशा पीटीआई का रहा और इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इमरान खान साहब, वो खुद फरमाया करते थे कि हमें तो असम्बली के सेशन पूरा करने के लिए भी कहां से कॉल करवानी पड़ती थी और किस तरह से कोरम पूरा होता था और किसकी डिक्टेशन पे वो चलते थे। तो ये तो एम्पायर की उंगली का जो इंतजार करते थे, ये हम पे क्या तनकीद करेंगे? हमने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जाने कुर्बान किए, 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगी, हमारी लीडरशिप ने अपनी जान कुर्बान कर दी। एक नहीं, आप देखें कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके 2 जवां साल बेटे, उनकी बेटी, सब ने फांसी के फंदों को और शहादत को चूमा है। आप क्या करेंगे? आपको तो ऐशो इशरत की जिंदगी आपके लीडर जो है जेल में गुजार रहे हैं। आप बात करते हैं जमहूरियत की, आप एक दिन आवाम जिस तरीके से हमारे वर्कर्स ने कोड़े खाए और जिसकी मरहूने आज जिनके लहू के मरहूने मिन्नत इस मुल्क में जमहूरियत चल रही है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप 1000 लोग को नहीं निकाल सके, आप बात करते हैं जमहूरियत की और डिक्टेटरशिप की। बिल्कुल हम इस हुकूमत का साथ नहीं दे रहे, इस मुल्क का साथ दे रहे हैं, इस मुल्क में जमहूरियत का साथ दे रहे हैं, इस मुल्क की पार्लियामेंट को स्ट्रांग कर रहे हैं। हम इस मुल्क के अंदर जो मईशत को तबाही के किनारे पे पहुंचा के गए थे, उस मईशत को हमने स्ट्रांग करने के लिए हुकूमत का साथ दिया। और हम कोई ना तो कैबिनेट में बैठे और ना ही आप लोगों की तरह कि जहां केपीके के अंदर इलेक्शन हो तो आपकी हुकूमत बन जाए तो वहां इलेक्शन कमीशन सही है, और अगर पंजाब या सिंध और कहीं और हो तो आप कहते हैं वहां इलेक्शन कमीशन जो है वो धांधली कर रहा है। अब आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने असूलों की सियासत की। पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि 2 दिन पहले जो एक ऑर्डिनेंस आया था उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसको हुकूमत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। हुकूमत ने वो उस ऑर्डिनेंस को वापस लिया। हमेशा सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर मुज़ाकरात का रास्ता होता है। उसमें आप एहतिजाज भी करते हैं, आप अपना एहतिजाज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी रिकॉर्ड कराते हैं, बाहर भी करना पड़ता है तो करते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिट होती है। ये नहीं होता कि आप कानून को हाथ में ले लें, अपने सूबे के अंदर दहशत। मुझे ये बताएं कौन डाका डाल रहा है? सूबों के अंदर जाके सियासत करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कल जो टांक में वाकया पेश आया है जिसमें पुलिस एहलकार शहीद हुए, आप देखें कि वहां क्या शवाहिद नहीं मिले कि बैरून मुल्क से डायरेक्ट जो है जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, दहशतगर्दी की जा रही है, लेकिन आपके अंदर ये जुर्रत कहाँ है कि आप टीटीपी के मुखालिफ मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो उन्हीं के मरहूने मिन्नत थे, वो आपके जामिन है और आप उनके जामिन है। आप तो दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों को आपने हमेशा पुष्टपनाही की है। हमने जहां जहां हुकूमत गलत काम करती है, हम साथ रहते हुए भी हुकूमत को टोकते हैं और हुकूमत की गलतियों की तरफ निशानदेही करते हैं। चाहे सूबों के हुकूक का मामला हो, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि आपने देखा सखर हैदराबाद मोटरवे के ऊपर हमने हमेशा आवाज उठाई। होता है, हम हमेशा आवाज उठाते हैं, उनको आवाज पहुंचे शाहिदा साहब को ताकि उनसे सवाल किया जा सके। जी शफी साहब, आप फरमाइए, दहशतगर्दी के हवाले से आपसे सवाल किया था, आपकी भी लाइन कट गई थी कि
आपके सीएम साबिक कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को तो पता है कि दहशतगर्दी जो है वो अफगानिस्तान से हो रही है। आपके मौजूदा सीएम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, सबूत चाहिए हमें। मसूद रजा साहब, ये मीडिया कुछ दिनों से ये चीज कर रहा है कि वो सीएम साहब की कुछ एक क्लिप उठा लेता है, मेरा एक क्लिप उठाया गया, मीना खान साहब का क्लिप उठा लेते हैं या शाहिद साहब का उठा लेते हैं, और वो पूरी एक वीडियो होती है या पूरी एक स्टेटमेंट है उसको नहीं चलाती। जहां तक सीएम सोहेल आफरीदी साहब की स्टेटमेंट की बात है, तो देखिए पहले डे 1 से हमारा हम दहशतगर्दी के खिलाफ है। जो भी पाकिस्तान की रियासत पे दहशतगर्दी हो रही है, जो आर्म फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, जो सिविलियन शहीद हो रहे हैं, और ये जो भी कर रहा है, जो भी दहशतगर्दी तंजीम इसके पीछे है, हम तमाम तर दहशतगर्दी के भी दहशतगर्दों के खिलाफ है। अब बात बड़ी सिंपल है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की डायनामिक्स है वो बड़ी चेंज है। 20 साल से यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन 20 साल में दहशतगर्दी भी खत्म नहीं हो रही, दहशतगर्द भी खत्म नहीं हो रहे। हम डे 1 से ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। डे 1 से हमारा ये स्टांस है कि मिलिट्री ऑपरेशन से चीजें बेहतर नहीं होगी, वो सूदमंद साबित नहीं हो रहा। और ये सवाल अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जहन में भी उभर रहा है कि 20 साल से आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं, एक आपने एक पॉलिसी अपनाई हुई है, उस पॉलिसी की जो सूदमंद रिजल्ट्स है वो सामने नहीं आ रहे। ना दहशतगर्दी खत्म हो रही है, ना दहशतगर्द खत्म हो रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप जो कह रहे हैं ये मौक़िफ़ तो हमें पता है आपका कि आप चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं, बातचीत के जरिए मामला हल हो। लेकिन जब अफगानिस्तान की बात होती है, अफगानिस्तान हुकूमत की बात आती है, उस दिन भी सीएम साहब से जब मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दुश्मन जमात है, आप मानते हैं, बिल्कुल इसमें कोई इबाम नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ आपका कहना यह था कि सबूत नहीं है कि वहां से दहशतगर्दी हो रही है। तो आज आपके साबिक सीएम कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हमारी केपी हुकूमत जानती है कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। मसूद रजा साहब, मेरा जाती एक ख्याल है, सीएम साहब ने अगर एक स्टेटमेंट दे भी दी, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इससे पहले इस्तांबुल में अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, दोहा में हुए, इस्लामाबाद में एक दौर हुआ, लेकिन इसमें किसी भी तहरीक इंसाफ की या सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे को लूप पे नहीं लिया गया, ना हुकूमत को लूप पे लिया गया। इलाका हमारा है, मैंडेट हमारा है, हुकूमत हमारी है, लोग हमारे सफर हो रहे हैं। सिविलियन अगर शहीद हो रहे हैं तो वो भी खैबर पख्तूनख्वा के हैं, आर्म फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, जो हमारे शुहदा है उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। तो दोनों साइड पे खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान हो रहा है, वहां के लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहा है, सूबे के लिए एक नए चैलेंज सामने पेश आ रहे हैं, अमन का मसला बना हुआ है, तरक्की खुशहाली का मसला बना हुआ है। जब तमाम तर चीजें खैबर पख्तूनख्वा से मुंसलिक है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लूप पे नहीं लिया जाता, ना उनके नुमाइंदे को बुलाया जाता है, तो ये यहाँ से शक्कू को शुबात जन्म लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप एक वफाकी हुकूमत भी बैठ जाए, हम भी बैठते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज भी बैठे, और हम तीनों मिलकर एक नेशनल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, और इस नेशनल पॉलिसी के मुताबिक ही टीम सेट करके ही आगे बढ़ते हैं, ताकि वो सूदमंद साबित हो। उसमें हमारे कबाई अमैदीन की मशावरत शामिल हो, हुकूमत की मशावरत शामिल हो, क्योंकि हम बेहतर जानते हैं अपने इलाके को। इस्लामाबाद के बंद कमरे में बैठे लोगों से ज्यादा अच्छी सलाह मशवरा हम दे सकते हैं। हम मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन हमें एतमाद में लिया जाए। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर मीडिया 3 दिन से चीखी लगा रहा है, फेडरल हुकूमत के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बड़ी शफी भाई, बड़ी बात तो है ना, बड़ी बात तो है। ये तो नहीं हो सकता कि नेशनल पॉलिसी ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, हम दुनिया भर को इस पर कन्विंस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बुलाएं, एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें सूबाई हुकूमत को भी बुलाएं। जी खिलदा साहब बुलाएं ना, फिर ये कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं हमसे बात करें। उनका तो शिकवा यही है कि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे दहशतगर्दी के मामले पर। खिलदा साहब देखें, फितना अल ख्वारिज जो है वो अफगानिस्तान सरजमीन से जो है पाकिस्तान पे हमले करते हैं, और ये 3 सूबे जो है मान रहे हैं। ये इनका जो रवैया है, नरम गोशा जो है, वो भी आपके सामने है। किस तरह दहशतगर्द वापस आप क्यों नहीं बुला रहे? देखिए, आपके पास आप नहीं, आप हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आपके सीएम जिस दिन मुंतखब हुए उसको फोन करके उनको यकीन दहानी कराई, और आज भी वजीर आजम आपके साथ है। जी मैं आ रहा हूं। आज भी वजीर आजम आपके हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। मसूद साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं अगर मैं मुकम्मल कर लें, आप मुकम्मल कर लें, फिर आप शफी मैं बात करें। मैं ऐड कर मैं ये कह रहा हूं, वजीर आजम हाउस के दरवाजे
अच्छा, वो कुछ ऐड करना चाह रहे, ऐड कर दीजिए ताकि जवाब आ जाए। मसूद रजा साहब, मैं ये मैं ये सवाल वकील नाज कोहिस्तानी साहब के पास छोड़ना चाह रहा हूँ कि आप सूबाई हुकूमत को ले लें एतमाद में, बुलाएं मीटिंग, हमें भी बुलाएं, हम भी बैठते हैं। अब ब्रीफिंग देने में, मीटिंग बुलाने में, बात करने में क्या हर्ज है? आप क्यों हमें साइड पे लगा के ये कार्रवाई करना चाहते हैं, एक ऑपरेशन हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं? आप सूबाई हुकूमत को एतमाद में ले लें। जी खेलदा साहब, देखें, वजीर आजम हाउस के दरवाजे आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। जो जिस जज्बे से वजीर आजम साहब ने आपको फोन की थी, वजीर आला को, जो आप अगर वफाक की पॉलिसी के साथ, रियासत की पॉलिसी के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर दरार आती है ताल्लुकात में। आप जब अफगानी मुहाजिरीन जब निकालने के लिए तमाम सूबे काम कर रहे हैं, मरकजी पॉलिसी है, तो आप उसमें अमल दरामद करें। इसी तरह एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रहा है। 12 साल से आपकी हुकूमत है, आप कहते हैं 20 साल से दहशतगर्दी, तो 12 साल तो आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव आपका था, अमन अमान बहाल करना आपका काम है। हमारे तो जवान जो है, पुलिस हो के पीके की या फौजी जवान हो, वो शहादतें दे रहे हैं, वो दुश्मन का दे रहे हैं, तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप बिल्कुल अपना जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये मीटिंग्स में रखें, मगर जब आप बरमला बाहर बात करते हैं कि हम ऑपरेशन को नहीं मानते, हम वफाक की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते, तो फिर दरवाजा बंद हो जाता है। ये आपके हाथ में, हमारे दरवाजे वज़ीर आज़म हाउस के लिए खुले हुए, हम बिल्कुल आपके साथ। ये कौमी मामला है, ये केपी के सूबे का सिर्फ नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी में अगर हमारा जवान या हमारा केपी में शहीद हो या बलूचिस्तान या कराची नहीं होगी, वज़ीर आज़म साहब ने कौमी नुकसान है। इनको जिस मीटिंग के लिए बुलाया उसमें वो नहीं गए, वो महाजरीन की वापसी के लिए थी। वो कह रहे हैं कि जी मैं आ जाता हूँ शाहिदा रहमानी साहब का भी इस पर टेक लेने, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। शाहिदा साहब, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें नून लीग भी शामिल थी, बाकी वहाँ की तमाम जमातें शामिल थी, और दहशतगर्दी के हवाले से एक लाहेअमल दिया गया था, विफाक को भेजा भी गया था। कोई जवाब विफाक का सूबाई हुकूमत कहती है उसको नहीं मिला, तो ये मुज़ाकरात की राह कैसे हमवार होगी? राब्ता ही नहीं हो पा रहा, दोनों राब्ता करने की बात करती, राब्ता ही नहीं हो पा रहा दोनों में। देखिए मसूद साहब, आपने खुद जिक्र किया कि जब इन्होंने एक जिरगा बिठाया जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातें शामिल थीं, और उसकी रोशनी में तमाम पॉलिटिकल जमातों ने जो तजावीज़ दी वो विफाक के पास थी, और उन्हीं की रोशनी में जो है वो उसके बाद आपने देखा कि सरहद पार से जिस तरीके से मुस्तकिल दरअंदाजी हुई, वहाँ से मुदाखलत हो रही है, वहाँ से दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, और टीटीपी जिस तरीके से, और उसको ये जिस तरीके से विफाक की पॉलिसी है और हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, तो उनको जवाब भी देना पड़ा, और उनसे हमने मुज़ाकरात की भी बात की। उनके साथ आपने देखा कि टर्की के अंदर भी 2 से 3 दौर हुए उसके बाद हुआ तरीके से इस मसले को हल किया जाए। लेकिन जब उन्होंने उसको वायलेट किया और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और जिनके वाज़ेह सबूत है, तो कब तक पाकिस्तान जो है, आप अपने मुल्क में अपने पॉलिटिशियन जो पाकिस्तानी, उनसे तो आप मुज़ाकरात करना गवारा नहीं करते, और उन दहशतगर्दों के साथ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जो किसी किस्म के पाकिस्तान के मफाद की बात ही नहीं करते हैं, जो मुज़ाकरात पे राजी नहीं होते हैं, जो अपने वहां अपने ही सरजमीन को दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर देते हैं, चाहे वो इंडिया के रा के एजेंट हो या जो भी हो, वहां अफगानिस्तान की सरजमीन बचाने के लिए, ताकि जवाब आ जाए, इस्तेमाल हो रहे, जवाब आ जाए। मैं आपकी बात बिल्कुल पहुंच गई। शफी साहब, आप फरमाए ना, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की आप बात करें उनके मुताबिक, और सियासी जमातों से आप बात नहीं करते। अच्छा, वजीर आजम साहब ने कह दिया मुज़ाकरात के लिए आ जाएं, कोहिस्तानी साहब कह रहे हैं उनके दरवाजे खुले, आप ही कोई खत लिख दें कि सर हमें बुला लें मुज़ाकरात के लिए। देखिए, दरवाजे खुले रखने से बात नहीं होगी मसूद साहब। कोहिस्तानी साहब तो अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक साइड पे कहते हैं कि ये फेडरल इशू है, फिर दूसरे साइड में ये कह रहे हैं कि 12 साल से आपकी हुकूमत है तो आप वहां पे अमन लाने में नाकाम हो चुके हैं। जब फेडरल इशू है तो फेडरल में तो हमारी हुकूमत नहीं है। इनको खुद ये तजब्जुब का शिकार है, खुद क्लियर नहीं है, इनको खुद नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। हमें एहसास है, हमें हमारी अपनी यहाँ पे हम खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं,
सबसे ज्यादा तकलीफ हमें है। हम तो यही बात बार बार कर रहे हैं कि एक साहब आते हैं वो ऑपरेशन करते हैं, फिर दूसरे साहब आते हैं वो इनको आबाद करते हैं, फिर तीसरे साहब आते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं, फिर चौथे एक साहब आते हैं तो उनकी कोई और स्ट्रेटेजी होती है। तो ये कोई तजुर्बागार तो नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग या खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन कोई तजुर्बागार तो नहीं है कि यहाँ पे लोग आएंगे ये तजुर्बे करेंगे। हम चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल इस चीज से छुटकारा हासिल हो। बॉर्डर की सिक्योरिटी इनके पास है, वहां पे फेंस लगाई गई। जी शफी साहब, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शाहिदा रहमानी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शफी जान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाजत।